नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे और पूरा देखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं आज इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग BLIS 221 में कुछ अभी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। अभी उसमें कम से कम हम लोग को 150 से 200 300 तक क्वेश्चन करना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक पेपर में 300 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो सिलेबस अकॉर्डिंग टू टाइम समाप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं BLIS 222 के कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसी तरह दोस्तों, मैं कल फिर 221 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि एक दिन में मैं 2-2 3-3 वीडियो भी अपलोड करूँ, लेकिन किसी कारणवश अभी मैं फ़िलहाल 2-3 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बस 1-2 दिन के अंदर लगभग 1 या 2 या 3 वीडियो एक दिन में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरी बात दोस्तों, देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इंग्लिश मीडियम को लेके। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हिंदी में हैं वो इंग्लिश में लिख दिया हूँ मैं वहाँ पे। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का नंबर बता सकते हैं, मैं वहाँ पे बिल्कुल सभी को रिप्लाई करूँगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कमेंट में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके और वहाँ से भी पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, टेलीग्राम में आप वो एक चैनल बना हुआ है, ग्रुप नहीं है, ठीक है? ग्रुप में एग्ज़ाम के बाद उसे ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा या फिर मैं नया ग्रुप बना लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम तक उसे मैं चैनल ही रहने देना चाह रहा हूँ, ठीक है? ताकि मैं वहाँ पे सिर्फ आपको जो भी PDF हो वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे देखिएगा एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप पर्सनल मुझे टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट होता है, जो भी क्वेरी होती है, आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। देखिए, BLIS 222, इस पर भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि सब्जेक्टिव है। तो अगर आप वो वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में 222 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारा वीडियो को देख लें, ठीक है? वीडियो आप तब देखेंगे जब मान लीजिए आप कभी रेस्ट करते हैं, पढ़ाई करने के बाद थक जाते हैं, तो उस समय भी आप हेडफोन लगा के उसे सुन सकते हैं। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन उसी टाइम से ही बताता आ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन MCQ में बन सकता है, ठीक है? देखिए, BLIS 222 के सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस है, ये चैप्टर का नाम है। उसमें से एक टॉपिक है डॉक्यूमेंट्री सोर्स, ठीक है? तो आज हम लोग इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं BLIS 22 में इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस यानी सूचना स्रोत तथा सेवाएं, ये क्वेश्चन है। और इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा आपको डिफिनेशन बता देता हूँ जो कि मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ जब मैं 222 का क्लास स्टार्ट किया था। देखिए, प्रालेखीय सोर्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्री सोर्स कहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन काफ़ी ईजी होता है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं मैं आपको कंप्लीट आज बता दूंगा, ठीक है? देखिए, प्रलेखीय स्रोत उसे कहते हैं जो मुख्यतः मुद्रित, यानी मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट में उपलब्ध होते हैं। जैसे क्या होता है कि जो भी प्रिंट में होता है वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्री सोर्स उसे कहते हैं। बहुत कॉमन बात होता है। जैसे कि देखिए, इसका एग्जांपल क्या है कि शब्दकोश यानी डिक्शनरी, विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, भौगोलिक स्रोत इत्यादि। अब प्रालेखीय स्रोत, जिसे हम लोग डॉक्यूमेंट्री सोर्स, कितने भाग होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है MCQ कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स के कितने भाग होते हैं। तो उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक स्रोत, जिसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं, द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स, तृतीयक स्रोत यानी टर्सरी सोर्स, ठीक है? अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राथमिक स्रोत का डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि देखिए डिफिनेशन से भी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्जाम है तो इसमें डिफिनेशन से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और दोस्तों, वीडियो को आप स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आप जुलाई सेशन के कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इसमें। देखिए, क्वेश्चन भले ही सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पैटर्न सेम होगा, और हो सकता है कि डिफिनेशन से कुछ घुमा के क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, और बिल्कुल आप लाएंगे ही, ठीक है? आप ये मान के चलना है कि 70% से कम नहीं आना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को जो मेरे वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि आप सिलेबस से भी मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिया गया है। देखिए, प्राथमिक स्रोत क्या होता है, यानी प्राइमरी सोर्स, कोई भी सूचना या ज्ञान, यानी सूचना या ज्ञान को देखिए नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मैं आज
इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैं आज यहाँ इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है। जो प्रथम बार यानी फर्स्ट टाइम प्रकाशित को इंग्लिश में पब्लिश कहते हैं, होते हैं, प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या कि प्राथमिक सोर्स वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रकाशित किए जाते हैं, यानी वहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है फर्स्ट टाइम, उसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ये मैं कंप्लीट हिंदी मीडियम में अपलोड कर चुका हूँ, BLIS 222 के आप प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल देख लें, और यहाँ पे विस्तार से चर्चा किया गया है और काफ़ी MCQ क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। देखिए द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स किसे कहते हैं। देखिए प्राथमिक स्रोत से संग्रहित किए जाने वाले या प्राथमिक स्रोत को संदर्भित करने के लिए की जाने वाली सामग्री द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया जो आपको लगता है कि वो आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसका फ़ोटो लेकर उसे व्हाट्सएप में आप सेंड कर देंगे। अब जिस कैंडिडेट को वो व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होगा और वो उस मैसेज को देखेंगे तो वो क्या उनके लिए हो गया वो सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, अब टर्सरी सोर्स क्या होता है, यानी कि तृतीयक स्रोत। देखिए ये सूचना के वे स्रोत होते हैं जो पाठक को प्राथमिक या द्वितीयक स्रोत का उपयोग करने हेतु सहायता करता है, ये तृतीयक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए संदर्भ ग्रंथ यानी रेफरेंस बुक क्या होता है, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, आप बिल्कुल जैसे आप पढ़ाई जो भी मान लीजिए आप कोई भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जो टेक्स्ट बुक होते हैं NCERT बुक, जब याद कीजिए अगर आप 11 क्लास या 12 क्लास में अगर आप साइंस पढ़ाई किए होंगे तो वहाँ पे आप मैथ NCERT के थ्रू पढ़ते होंगे, लेकिन आपको टीचर के द्वारा ये कहा जाता है कि आप रेफरेंस बुक की भी पढ़ाई करें। रेफरेंस बुक पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है कि आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे क्वेश्चन अधिक होते हैं। रेफरेंस बुक का यूज तब किया जाता है जब आप देखिए ये बहुत कॉमन चीज़ है, उसे देखिए रेफरेंस बुक उसे कहते हैं जिसे विशेष सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का उपयोग किया जाता है, यह किसने कहा था। दोस्तों यहाँ से देखिए रेफरेंस बुक का एक डिफिनेशन जो दिया गया है कि रेफरेंस बुक उसे कहते हैं जिसे विशेष सूचना प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाता है, यह किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान से देख लेना है, ये लुईस सोर्स ने कहा था। ठीक है, लुईस सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अप्रलेखीय स्रोत यानी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। दोस्तों आप अपने सिलेबस देखेंगे जो आपके पास प्रोग्राम गाइड इग्नू के द्वारा मिला होगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स यानी अप्रलेखीय स्रोत के उदाहरण कौन से हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, लिखा जाएगा कि इनमें से नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं। 3 यहाँ देखिए मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ, इसमें से 3 दिया हुआ रहेगा और इसके ये 4 के अलावे एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको वो चूज करना है जो कि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स नहीं है। अभी इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मानव यानी ह्यूमन, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जनसंचार माध्यम यानी मास मीडिया और इंटरनेट। ठीक है, ये क्या है, ये नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के उदाहरण हैं। 7वें नंबर में देखिए पुस्तकें, सामयिक प्रकाशन, मानचित्र आदि किसके उदाहरण हैं, तो ये पारंपरिक प्रलेख यानी कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स के ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब 8 नंबर क्या है, नव पारंपरिक प्रलेखन यानी नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल क्या है, तो मानक। दोस्तों मानक को लेके कन्फ्यूजन है, मानक को स्टैंडर्ड करते हैं। ठीक है, मानक, प्रमाणक, विनिर्देशन यानी स्पेसिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला पाऊं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग वीडियो बनने के कारण शायद आप पूरे वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्याएं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है या फिर आप ये विश्वास मुझे दिलाएं कि अगर लॉन्ग वीडियो बनाने के बाद आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, बोर नहीं होंगे, तो अब मैं बिल्कुल आपको नेक्स्ट टाइम से लॉन्ग वीडियो 30-30 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक टॉपिक को एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया जाए, या फिर मैं एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो थोड़ा सा इसमें आप सजेशन दें, आप कमेंट में बताएं, मैं बिल्कुल सभी के कमेंट को देखता हूँ, वहाँ पे रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, देखिए मेटा प्रलेख यानी मेटा डॉक्यूमेंट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही लिए गए हैं। ये प्रत्यक्ष प्रलेख होते हैं जिसमें मानव यानी ह्यूमन को आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए कि मान लीजिए कि आपको
कि किसी का इन्फॉर्मेशन देना है, किसी के सामने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो क्या करते हैं कि उसका रिकॉर्ड आप करके उन्हें सुना देते हैं। अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन को कुछ कहना चाहता है, तो जो मीडिएटर यानी सेकंड पर्सन है वो क्या करता है, फर्स्ट पर्सन का रिकॉर्ड करके वो थर्ड पर्सन तक पहुंचा देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया को मेटा प्रलेख यानी मेटा डॉक्यूमेंट कहते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी इजी तरीका से आपको समझना है। देखिए 10th नंबर में क्या है, किसने सूचना स्रोतों यानी इंफॉर्मेशन सोर्सेस को 3 श्रेणियों यानी 3 पार्ट में बांटा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेनिस ग्रेगर ने 3 पार्ट में बांटा था, ठीक है। 11th नंबर में है, किसके द्वारा सूचना स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया था। C.W. हेंसन। अब दोस्तों देखिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 भागों में बांटा गया था और यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया था। तो देखिए जो C.W. हेंस थे उन्होंने 2 भागों में सूचना स्रोत यानी इंफॉर्मेशन सोर्स को बांटा था, लेकिन डेनिस ग्रेगर ने 3 भागों में बांटा था, ठीक है। इसका कंप्लीट डिफिनेशन मैं आपको BLIS 222 का पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में 2 भागों में किन्होंने बांटा था और तीसरे 3 भाग में कौन बांटे थे, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब 12th नंबर में देखिए, वह प्रकाशन जो किसी शीर्षक यानी टॉपिक, ठीक है, के अंतर्गत निश्चित अवधि में उदाहरण साप्ताहिक यानी वीकली, मासिक यानी मंथली, वार्षिक यानी ईयरली के अंतराल में प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित को पब्लिश कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश में मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे मैं अधिक से अधिक इंग्लिश के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है उसे इंग्लिश के यहाँ पे लिखूँ, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, तो ये सामयिकियाँ यानी पीरियोडिकल्स कहलाते हैं। तो दोस्तों आप करेंट अफेयर पढ़ाई करते ही होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं या किए हैं तो आपको पता ही होगा कि उसमें क्या होता है कि जो करेंट अफेयर के बुक होते हैं बीते हुए पिछले मंथ या ईयर के या वीकली जो होते हैं वो वहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CD रोम में लगभग कितने पृष्ठों यानी पेज की भंडारण यानी स्टोरेज क्षमता होती है एक CD रोम में। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप 2,50,000 पेज, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि 2 to 4 में भी कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाई करनी है, लेकिन ये 2 to 2 की क्वेश्चन है, ठीक है। 2 to 4 भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा और आप धैर्य रखें और आप वीडियो के अलावे खुद से भी पढ़ाई करें। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अब सिलेबस कोशिश में ये कर रहा हूँ कि जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन को एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले कंप्लीट कर दूँ, ताकि 1 सप्ताह पहले एग्ज़ाम के वो टेस्ट का ही कार्य चलेगा, वहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर में क्या, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलन यानी सम्मेलन को इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस कहते हैं में पढ़े गए लेख सूचना यानी इन्फॉर्मेशन कौन से स्रोत होते हैं, तो होते हैं प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। इसे आप समझ कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। मान लीजिए किसी भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से अगर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो क्या हुई, प्राइमरी सोर्स हुई। दोस्तों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स का कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की इससे संभावना है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो अभी तक BLIS 222 का जो मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हूँ, लगभग मैं उसमें 15-16 वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप बिल्कुल जब भी आप फ्री टाइम में रहते हैं कभी, तो उस समय आप बिल्कुल उसे देख लें, और देखेंगे नहीं तो कम से कम उसे आप सुन लें, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्या है, भारत में प्रतिवर्ष कितने मानक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है, प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए भारत में भारत मानक ब्यूरो की संस्था कार्यरत है। तो इसमें कितने संस्था हैं, 300 मानक यानी 300 स्टैंडर्ड है, 300, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 16 नंबर में क्या है, समाचार पत्र पत्रिकाओं की कतरन को क्लिपिंग कहते हैं, एक प्रमुख स्रोत कौन से हैं। दोस्तों देखिए पेपर क्लिपिंग यानी आप 2 to 8 के पार्ट 2 में आपने पेपर क्लिपिंग बनाया होगा। जो अगर जुलाई सेशन के कैंडिडेट हैं तो उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया होगा, तो वहाँ पे आप पेपर क्लिपिंग लगाए होंगे। अगर पेपर क्लिपिंग लगाने का प्रोसेस आपको पता नहीं है तो मैं उसके लिए पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। और जनवरी सेशन के कैंडिडेट भी अभी असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियो को जाके बिल्कुल देख लें, ठीक है। तो ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। अब देखिए शोध प्रबंध यानी रिसर्च मैनेजमेंट
किस क्षेत्र के विशेष मौलिक कार्य एवं यह विषय से संबंधित शोधकर्ताओं हेतु महत्वपूर्ण है। तो ये क्या होता है, प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स होता है। ठीक है, जो भी दोस्तों देखिए इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पे समझ लें कि जो भी रिसर्च होता है तो क्या होता है, जो आम पब्लिक होती है जो उनके लिए वो प्राइमरी सोर्स होती है। ठीक है, अब विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया ज्ञान की समस्त शाखाओं के सूचनात्मक निबंधों का वर्णानुसार संग्रहण या किसी प्रकार की विशिष्ट यानी स्पेशल शाखाओं को ब्रांच कहते हैं के सूचनात्मक निबंधों का वर्णानुसार संग्रह या किसी प्रकार के विशिष्ट विषय का संग्रह यह किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे एक बार आप फिर से देख के और स्टडी कर लें। ठीक है, पढ़ लें। देखिए ये किसने कहा था, ALA ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए पास होना बहुत ईजी है, पास आप आसानी से हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन पास होना दोस्तों मान्य नहीं रखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो MCQ क्वेश्चन हो रहा है तो इसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छे नंबर लेने हैं, और अगर आप काफ़ी अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आपको पता ही है कि आप MLIS कर सकते हैं। MLIS के बाद आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट के बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि लाइब्रेरियन में काफ़ी अच्छा कैरियर होता है। बहुत सारे कैंडिडेट को तो पता ही नहीं होता है। तो मैं एक वीडियो इसमें अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे कि NCERT का एक लोगो लगा हुआ है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन आप मेरे चैनल में जाकर देख लें। और अगर किसी को वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वहाँ से डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, और आप खुद भी से भी सर्च कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि एक लाइब्रेरियन की ग्रेड पे 10,000 रुपये भी होती है। लेकिन उसके लिए प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, उसमें PhD तक मांगा गया था, प्लस 10 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई थी। लेकिन 10,000 ग्रेड पे का क्या मतलब होता है वो आपको तो पता ही होगा। देखिए 19 नंबर में क्या है, तृतीयक स्रोत। तृतीयक स्रोत प्राथमिक या द्वितीयक स्रोत से एकत्र किए जाने तथा उससे छानकर प्राप्त सूचना यानी इन्फॉर्मेशन इसमें सम्मिलित की जाती है। यह किसने कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये विलियम गेट्स ने कहा था। काफ़ी इजी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक बार नाम सुन लीजिएगा विलियम गेट्स और डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से एकत्र किए जाने वाले तथा उनसे छानकर प्राप्त इन्फॉर्मेशन इसमें सम्मिलित की जाती है। यह किसने कहा था, तो कैट्स बहुत कॉमन नाम है। कैट तो आप जानते होंगे, कैट से कैट समझ लीजिए, एग्जाम में आप बिल्कुल करके आएंगे। ठीक है, भारत में NASSDOC इस प्रकार के शोध प्रतिवेदन के संग्रह का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। अब इसमें देखिए क्या नया है, मैं बता देता हूँ। देखिए NASSDOC क्या है कि रिसर्च के जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट होते हैं या रिसर्च रिलेटेड वहाँ पे वर्क होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि देखिए NCERT की वैकेंसी आई थी, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें काफ़ी अच्छे नंबर ले आते हैं BLIS के एग्ज़ाम में, तो आप MLIS किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, और वहाँ से करने के बाद आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नेट का JRF के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो इसके बारे में वीडियो आपके एग्ज़ाम के बाद बताऊंगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम के बाद भी मेरे चैनल में बने रहेंगे, और जनवरी सेशन के कैंडिडेट की क्लास चलते रहेंगे। और उसके अलावा जो जुलाई सेशन के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या बेस्ट करियर हो सकते हैं। और ऐसा मुझे लगता है दोस्तों कि अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी KVS NVS की आ सकती है। अभी इसका कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप बस प्रे कीजिए कि अक्टूबर तक वैकेंसी ना आए क्योंकि देखिए अगर अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर तक आती है तो मेरे ख्याल से उस समय तक OMR बेस्ड एग्जाम हुई तो रिजल्ट तो आनी चाहिए। लेकिन इग्नू का तो आपको प्रोसेस पता ही है कि इग्नू में एक बार में रिजल्ट नहीं आते हैं, इसमें पेपर वाइज अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, जो सीनियर होंगे उनसे आप पूछ लेंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बीच में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ भी जाएगी तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी होगी जो BLIS के एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके हैं। और जुलाई सेशन कैंडिडेट आप लोग वेट करें और तैयारी अच्छे से करके बस आपको ये मान के चलना है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको किसी भी लाइब्रेरियन की जॉब ले लेनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब अधिक से अधिक जितने भी आपके नॉलेज में ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, सभी जगह इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।